सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जनजातियों में जो है मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने संथाल जनजाति और उरांव जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो आज की क्लास में हम लोग इसे डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इसकी जो है हम लोग प्रशासनिक ढांचा को देख लेते हैं। ये जो मुंडा जनजाति है इसके प्रशासनिक ढांचा को हम लोग देख लेते हैं कि किस किस स्तर में इसका जो है प्रशासन बटा हुआ है। ये सारी चीज़ को मैंने जब मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था मैं, तो ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। जितने भी चीज़ है सारे चीज़ों को मैंने डिफाइन किया है वहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ उन सभी चीज़ों के नामों को बताऊँगा। आप लोग ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को ज़रूर देखें। ये सारी चीज़ वहाँ पे डिटेल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति का जो प्रशासन है वह उसकी पहली इकाई निम्न इकाई जो है वह ग्राम है, ग्राम स्तर है इसका। यानी प्रशासनिक ढांचा में इसका पहला निम्नतम स्तर है ग्राम, जो कि जहाँ पे ग्राम पंचायत होते हैं, जिसे हातू पंचायत कहा जाता है। मुंडा जनजाति में ग्राम के अंतर्गत ग्राम पंचायत होते हैं, जिसे हातू पंचायत कहा जाता है। यह सब इंपॉर्टेंट है कि मुंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, तो हातू पंचायत कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो हातू पंचायत है इसका जो प्रमुख होगा या मुखिया बोल लीजिए, वह होंगे मुंडा, जिसे हातू मुंडा भी कहा जाता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहे दोनों सही है। ग्राम मुंडा जनजाति में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी कि हातू पंचायत के जो प्रमुख होंगे उसे क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है, या नहीं तो हातू मुंडा, उन्हीं को कहा जाता है। अब ये ग्राम से ऊपर की जो इकाई होगी, प्रशासनिक इकाई, वह पट्टी होती है। इसमें ग्राम समूह होंगे, इसमें यानी पट्टी के अंतर्गत कुछ गांव शामिल होंगे। यानी ये जो पट्टी है ग्राम का समूह है, और इसके जो प्रधान होंगे या प्रमुख होंगे वह मानकी होते हैं। पट्टी के जो प्रमुख होते हैं वह मानकी कहलाते हैं। और ये पट्टी से जो ऊपर की प्रशासनिक इकाई है यह पड़हा है। पड़हा जो है 12 से 22 गांवों का समूह होता है, याद रखिएगा। यह जो पड़हा है यह 12 से 22 गांवों का समूह होता है। और ये पड़हा में कई पट्टियां मिली हुई होती है। ये जो पट्टी है ना, पड़हा में बहुत सारी पट्टियां शामिल होगी। पड़हा में बहुत सारी पट्टियां शामिल हो रही है। और अगर ग्राम के मामले में हम लोग देखें तो 12 से 22 गांव इसमें शामिल होंगे। और ये जो पड़हा है इसके प्रमुख जो है वह पड़हा राजा कहलाते हैं। पड़हा के जो प्रमुख होंगे या प्रधान होंगे वह पड़हा राजा कहलाते हैं, ठीक है। अब ये पड़हा है, पड़हा से जो ऊपर की इकाई है, प्रशासनिक इकाई, जो सर्वोच्च इकाई हो गई, वह मुंडा राज्य है, जिसमें महाराजा होंगे या राजा होंगे। तो यह इसका प्रशासनिक ढांचा हो गया जो 4 स्तरों में विभक्त है, ठीक है। अब ये पड़हा राजा जो है इनकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी होंगे। 5 अधिकारी हैं। पहला दीवान है, दूसरा ठाकुर है, तीसरा पांडे है, चौथा लाल है और 5वां कर्ता है। ये जो पड़हा राजा है इनकी सहायता के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 5 अधिकारी हैं। अब इनका कार्य हम लोग देख लेते हैं। ये जो दीवान है, दीवान पड़हा राजा का मुख्य सलाहकार होता है। यह जो दीवान है यह क्या है, पड़हा राजा का मुख्य सलाहकार है। फिर ठाकुर पड़हा राजा का सहायक होता है। यह जो ठाकुर है यह क्या है, पड़हा राजा का सहायक है। और उसके बाद पांडे पड़हा राजा का सचिव होता है। यह जो है पड़हा राजा का क्या है, सचिव है। सभी को नोट डाउन भी आप लोग कर लें। जैसे दीवान को मैंने क्या बोला, मुख्य सलाहकार है। फिर ठाकुर को मैंने बताया कि राजा का सहायक होगा यह। फिर पांडे जो है पड़हा राजा का सचिव होगा। उसके बाद लाल आता है, यह वकील होता है, या नहीं तो प्रतिनिधिकर्ता भी बोल सकते हैं।
पढ़ा राजा के वकील जो है लाल होंगे, या नहीं तो प्रतिनिधिकर्ता भी इसको बोला जा सकता है। ये सारी चीजों को मैंने शासन व्यवस्था में एक एक करके सभी को मैंने डिटेल में बताया है, तो वहां देखें। फिर कर्ता, कर्ता जो है यह पढ़ा राजा के आदेशों को प्रसारित करने वाला होता है। यह मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा जिसे हाथू पंचायत कहा जा रहा है, जिसके प्रमुख मुंडा है जिसे हाथू मुंडा कहा जा रहा है। ग्राम से ऊपर की जो इकाई है पट्टी है, जिसमें बहुत सारे गांव होंगे और इसके जो प्रमुख होंगे वह मानकी होंगे। फिर पट्टी से जो ऊपर की इकाई है पढ़ा है, इसमें 12 से 22 गांव होंगे, या नहीं तो एक लाइन में समझिए पट्टियों को, कई पट्टियों को मिलाकर यह बनाया जाएगा। और इसके जो प्रमुख है पढ़ा राजा हैं, और पढ़ा राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी हैं, जैसे दीवान हो गए, वह उसके मुख्य सलाहकार हो गए, पढ़ा राजा के मुख्य सलाहकार। ठाकुर जो है राजा का सहायक हो गया, यानी पढ़ा राजा का सहायक कौन है, तो ठाकुर है। फिर पांडे जो है पढ़ा राजा का सचिव हो गया। फिर लाल जो है यह पढ़ा राजा का वकील या नहीं तो प्रतिनिधिकर्ता हो गया। फिर कर्ता जो है यह पढ़ा राजा के सारे आदेशों को प्रसारित करेगा सभी जगह जाकर। और इससे ऊपर, पढ़ा से जो ऊपर होगा वह मुंडा राज्य हो गया, जिसके जो है प्रमुख होंगे महाराजा कहलाएंगे या नहीं तो राजा कहलाएंगे। यह सबसे ऊपर का पोस्ट हो गया, ठीक है। अब कुछ ग्राम स्तर पे, ये जो ग्राम है इसके स्तर पे भी कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे पाहन, यह मुंडा का सहायक होता है तथा यह पुजारी भी होता है। यह जो है मुंडा का सहायक होगा। ये जो पाहन है यह क्या है, मुंडा के सहायक हैं। साथ ही साथ यह जो पाहन है, यहां मैंने अलग से लिख दिया पुजारी पाहन, यह जो है धार्मिक मामलों के प्रधान भी होंगे। ठीक है, ये पाहन जो है मुंडा के सहायक भी हो रहे हैं और साथ ही साथ धार्मिक मामलों के प्रधान भी हो रहे हैं। और ये जो पाहन है इसकी सहायता के लिए एक अधिकारी होगा जिसे पुजार या पनभड़ा कहा जाता है। यह पाहन का सहायक होता है। इसके अलावे एक जो है पाहन का सहयोगी भी होगा, जिसे महतो कहा जाता है। तो यह पाहन का सहयोगी हो गया। ठीक है, मैंने ग्राम स्तर के अधिकारियों के बारे में बताया। पाहन मुंडा का सहायक होता है, साथ ही साथ धार्मिक मामलों का प्रधान भी होता है पाहन, जिसे पुजारी पाहन कहा जा रहा है। इसके अलावे ये पाहन की सहायता के लिए एक आदमी होंगे, एक अधिकारी होंगे, जिसे पुजार या पनभड़ा कहा जाता है। और एक और महतो होते हैं, महतो जो है वह भी पाहन का सहयोगी होता है। ये सारे ग्राम स्तर के अधिकारी थे। इसके अलावे भी कुछ अधिकारी होते हैं। प्रमुख अधिकारी को देख लेते हैं हम लोग। ये घटवार है। घटवार जो है दंड की सामग्रियों को इकट्ठित करता है, यानी दंड देने वाला घटवार हो गया। इसके अलावे घटवाल एक होता है। घटवाल जो है सामान्य सैनिक होता है। मुंडा राज्य का एक नॉर्मल जो सैनिक होगा, आर्मी होगा, उसे हम लोग घटवाल बोल रहे हैं। ये सामान्य सैनिक है। घटवाल क्या है, सामान्य सैनिक। फिर घटवार के बारे में आप लोगों को बताया, यह जो है दंड की सामग्रियों को इकट्ठा करेगा। तो इसे लिख लीजिए। और उसके अलावे एक बरकंदाज होता है जो सिपाही होता है। या नहीं तो इसे आप लोग सामान्य पुलिसकर्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावे कुछ और भी अधिकारी हैं, जैसे कि चवार, डोलाइत और पान खवास।
इनका काम क्या होता है? चवार डोलाइट जो है सभा में जो भी लोग आएंगे उनके हाथ पैर धोने का कार्य करेगा चवार डोलाइट। और ये जो पान खवास है यह सभा में जो है लोगों को पान सुपारी ये सब जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो पान खवास का वो काम हो गया। इसके अलावे मुंडा जनजाति में कुछ प्रमुख स्थल हैं, इसे मैं आगे बताऊंगा अच्छी तरह से, जैसे कि सरना स्थल हो गया, फिर आखड़ा स्थल हो गया और शासन स्थल हो गया। तो ये सभी को मैं आगे बताऊंगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। चवार जो है हाथ पैर धोता है, सभा में जो है लोगों का हाथ पैर धोने का काम करता है चवार। ठीक है, इसे नोट डाउन करें। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति का आगे। मुंडा का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जो जनजाति है वह किस प्रजाति समूह का है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह का है। ये जो मुंडा जनजाति है वो किस प्रजाति के हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के हैं। ठीक, मुंडा झारखंड के कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि यह जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो कोलेरियन समूह से संबंधित है। ये जो मुंडा जनजाति है वह कोलेरियन समूह से संबंधित है। इस जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा जनजाति जो है ना उसे कोल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा स्वयं को होड़ोको कहते हैं तथा उनकी भाषा जो है होड़ोको जगर कहलाती है। यह भी आप लोग जानिए। इससे पहले एक लाइन है, इनकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है जिसे मुंडारी कहते हैं। यानी इनकी जो भाषा है उड़ाव लोग, ये मुंडा लोग जो बोलते हैं भाषा वह क्या है? मुंडारी है। अब मुंडारी जो भाषा है वह किस परिवार समूह की है? तो ऑस्ट्रिक परिवार की है। ऑस्ट्रिक परिवार यानी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। और इनकी जो भाषा है वे लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं और स्वयं को ये लोग होड़ोको कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें मान्यता है मुंडाओं में कि मुंडाओं के आदि आरंभिक माता पिता होड़ो और उनकी जो होड़ो और होड़ोको को माना जाता है। यानी कि ये जो मुंडा है इनके आदि या आरंभिक माता पिता कौन है? तो होड़ो है और होड़ोको है। इसी के आधार पे ये अपने आप को क्या बोलते हैं? तो होड़ोको बोलते हैं और इन अपने भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। और इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है और साथ ही साथ पितृवंशी भी है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं शुरुआती दौर से बता रहा हूँ। पितृसत्तात्मक तो जान रहे हैं कि पिता का वर्चस्व होगा, और पितृवंशी मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि पिता की जो संपत्ति होती है उस पे पुत्र की जो है पुत्र का अधिकार ज़्यादा होता है। और अगर उस परिवार में कोई अविवाहित महिला है यानी लड़की है तो उसका भी अपने पिता के संपत्ति पे अधिकार होगा। तो उसे ही पितृवंशी कहा जा रहा है। मुख्यतः बेटे का अधिकार होता है। झारखंड के आरंभिक मुंडा का नाम ऋषि मुंडा है, ऋषा मुंडा है। यह भी आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आरंभिक मुंडा कौन है? तो ऋषा मुंडा है। और मैंने ये तो बता ही दिया कि मुंडाओं के आदि यानी कि आरंभिक माता पिता कौन माने जाते हैं? तो होडो और होडोको को माना जाता है। ऋषा मुंडा ने मुंडाओं के समाज को 2 किलियों में स्थापित किया। इसे आगे हम लोग जानेंगे। बस यह जानिए कि इन्होंने इनके समाज को 2 भागों में बांटा या 2 किलियों में बांटा। तो ऋषा मुंडा ने बांटा। अब वे 2 भाग कौन से हैं? मुंडा समाज के जो 2 भाग हैं, 2 भाग में विभक्त है। मुंडा समाज 2 भागों में विभक्त है। वह कौन कौन है? तो पहला है महलीको और दूसरा है कोम्पाट मुंडाको। फिर से मैं समझा रहा हूं, मुंडा का जो समाज है वो 2 भागों में विभक्त है। पहला है महलीको और दूसरा है कोम्पाट मुंडाको। और दोनों शाखाएं 13 उपशाखाओं में विभक्त है। ये जो दोनों है महलीको और कोम्पाट मुंडाको, यह टोटल 13 उपशाखाओं में विभक्त है। तो यह सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा मुंडा समाज कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में विभक्त है। तो कौन कौन भाग है? तो महलीको और कोम्पाट मुंडाको। यानी तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का दे दिया जाएगा कि मुंडा समाज के 2 भाग जो हैं इनमें से कौन है? महलीको दे दिया जाएगा, फिर 2 ऑप्शन कुछ और दे दिया जाएगा।
तो उसमें से आपको चुनना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, महलिको, या नहीं तो कॉम्पार्ट मुंडाको देगा और 3 ऑप्शन कुछ और दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको कॉम्पार्ट मुंडाको को सही मानना है। इस जनजाति में गोत्र को कीली कहा जाता है। अब ये कीली के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भी एग्जाम में पूछती है, आता है। पहला तो ये प्रश्न बनेगा कि झारखंड का प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, तो संथाल जनजाति में जो पढ़ा रहा था, बताया था। फिर द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो उरांव जनजाति, मैंने बताया कल के क्लास में। और आज के क्लास में मैं बता रहा हूं, ये जो मुंडा जनजाति है यह झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और टोटल जनजातियों की जो टोटल जनसंख्या है उसमें कितना परसेंट इसका है, तो 14.56% है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है, तो 14.56, 14.56% है मुंडा जनजाति का। अब इनका निवास स्थल देख लेते हैं, तो रांची, गुमला, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यह इनका निवास स्थल है। तो ये चीज़ आप लोग फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि ये जो मुंडा जनजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। फिर यह जो है किस जनजाति से है, तो कोलेडियन समूह से है। फिर इस जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो कोल नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, या मुंडा जनजाति का दूसरा क्या नाम है, तो कोल है। और इनकी जो भाषा है वह क्या है, मुंडारी है। और इनकी जो भाषा मुंडारी है वह किस परिवार समूह से है, तो ऑस्ट्रिक परिवार भाषा परिवार समूह से है। और मुंडा जो है अपने आप को क्या बोलते हैं, तो होड़ोको बोलते हैं। और अपनी भाषा को ये क्या बोलते हैं, तो होड़ो जगर कहते हैं। इनका समाज कैसा है, तो पितृसत्तात्मक है और साथ ही साथ पितृवंशीय भी है। और झारखंड के आरंभिक मुंडा कौन है, तो रीसा मुंडा है। और मुंडाओं के आदि या आरंभिक माता पिता कौन है, प्रश्न बनेगा, तो होडो और होडोको है। फिर प्रश्न बनेगा कि मुंडाओं के समाज को 2 भागों में किन्होंने विभक्त किया, तो रीसा मुंडा ने किया। अब वे कौन से पार्ट है, यानी 2 भागों में जो विभक्त किया कि वो कौन कौन से पार्ट है, तो महलिको है पहला और दूसरा है कॉम्पार्ट मुंडाको है। और ये दोनों जो है 13 उपशाखाओं में विभक्त हैं। मुंडा जो है, मुंडा के गोत्रों को कीली बोला जाता है। और इनकी जो कीली की टोटल संख्या है 340 यानी इनका जो गोत्र है 340 गोत्र है, वो आगे मैं बताऊंगा। फिर मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया, मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली कौन है, तो संथाल, दूसरी है उरांव और तीसरी कौन है, तो मुंडा जनजाति है। कितना परसेंट है, टोटल जितनी भी जनजाति है उसमें से इनका परसेंट कितना है, तो 14.56, 14.56%। और इनका निवास स्थल कहाँ कहाँ है झारखंड में, तो रांची, गुमला, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब इनके जो है गोत्र को देख लेते हैं, यानी कीली को देखते हैं हम लोग। रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं। यह प्रश्न बनेगा, किनके द्वारा मुंडा जनजाति के गोत्रों को 340 बताया गया है, तो कौन है वे, रिजले हैं। कितने गोत्र हैं इनके, 340 गोत्र हैं। अब 340 को तो बताना संभव नहीं है, इसलिए उनमें जो भी इंपॉर्टेंट है गोत्र उसे मैं बता दे रहा हूं और उनके प्रतीक चिन्हों को मैं बता दे रहा हूं। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूं कि इनका जो प्रतीक होता है वो टोटम कहलाता है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं ये सारे प्रतीक चिन्ह, क्योंकि इनका जो टोटम होता है उन्हें क्षति पहुंचाना, उन्हें खाना, उन्हें मारना, ये सारे चीज इन लोगों के लिए निषेध होते हैं, इन लोगों के लिए मनाही होता है उन्हें क्षति पहुंचाना। इसीलिए मैं इन सभी को बता रहा हूं। इनका जैसे गोत्र है नाग, नाग का जो प्रतीक होता है वह सांप है, ये सांप को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर बोदरा, इनका जो एक और क्या कहते हैं गोत्र है बोदरा, उसका प्रतीक चिन्ह मोर है। फिर धान गोत्र के प्रतीक चिन्ह वोंगाधान है। फिर भैंगड़ा का घोड़ा है। अईद का मछली है। ये सारे जो है गोत्र हैं। अईद क्या है, गोत्र है, उनका प्रतीक चिन्ह मछली है। फिर सोय, सोय का जो है सोल मछली प्रतीक चिन्ह है। फिर मुंडू का जो है बिरनी है। फिर टोपनों का लाल चीटी प्रतीक चिन्ह है। फिर पूर्ति, यह जो गोत्र है पूर्ति, इनका प्रतीक चिन्ह घड़ियाल है। फिर होड़ो जो है गोत्र, इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। केरकेट्टा का जो है प्रतीक चिन्ह पक्षी होता है। और
बारजो का जो है प्रतीक चिन्ह कुसुम फूल होता है। तो ये सारे गोत्र थे और उनके ये टोटम थे, यानी कि प्रतीक चिन्ह थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये झारखंड में तो निवास कर रहे हैं, ये जो मुंडा जनजाति है झारखंड में निवास कर रहे हैं, लेकिन तमाड़ क्षेत्र में, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है। यह एक स्पेसिफिक प्लेस है तमाड़ क्षेत्र, वहां पे जो मुंडाएं निवास करते हैं उन्हें तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जा रहा है। यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। यह जो मुंडा जनजाति है केवल झारखंड में ही पाई जाती है। अब मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल है, देखते हैं कौन कौन से वे विशेष स्थल है। मुंडा जनजाति में जो 3 विशेष स्थल है, शुरुआती जब मैं शुरू में बता रहा था इनके 3 विशेष स्थल को मैंने बताया था, सरना, अखड़ा और शासन। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या। तो सरना जो इनका है वह जो है ग्राम देवता का निवास स्थल है, यानी इनका धर्म स्थल है। सरना इनका धर्म स्थल है जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। जब आगे मैं इनके देवताओं के बारे में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कौन से देवता यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे जानिए कि सरना स्थल जो होता है वहां पे इनके ग्राम देवता निवास करते हैं मुंडा जनजाति के। फिर इनका अखड़ा है, यहाँ पे पंचायत बैठती है। तो जहां पंचायत की बैठक होती है उसे क्या बोला जाता है? अखड़ा बोला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ रात्रि में जो है युवक युवतियां नृत्य करेंगे, एकत्रित होके नाचते गाते हैं, नृत्य करते हैं। ये अखड़ा हो गया इनका। फिर अगला है शासन, या इनका कब्रगाह होता है। शासन जो है इनका कब्रगाह है, यहाँ इनकी समाधि स्थल है। यह जो है इनकी क्या है? समाधि स्थल है शासन, यानी कब्रगाह हो गया। यहाँ मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के सिले रखे जाते हैं, जो जिसे क्या कहा जाता है? शासन दिरी कहा जाता है। यानी कि शासन जो है इनका कब्रगाह है, वहां पे अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि में वे पत्थर का टुकड़ा रखेंगे, उसे क्या बोला जाएगा? शासन दिरी कहा जाएगा। मुंडाओं द्वारा जंगलों को साफ सुथरा कर जो खेत बनाया गया उसे खुटकट्टी खेत कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा, मुंडाओं द्वारा जंगलों को साफ कर जो खेत बनाया गया उसे क्या कहा जाता है? तो खुटकट्टी खेत कहा जाता है। और उनका बसाया गांव क्या कहलाता है? तो खुटकट्टी गांव कहलाता है। मुंडाओं द्वारा जो गांव बसाया जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा? तो खुटकट्टी गांव कहा जाएगा। और खेत जो बना रहे हैं लोग, जो मुंडा जनजाति के लोग खेत बना रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो खूटकट्टीदार कहा जाएगा। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मुंडा खेत बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खूटकट्टीदार कहा जा रहा है। और सभी जगह मैंने खूट का यूज किया है, जैसे खूटकट्टी खेत, खूटकट्टी गांव, खूटकट्टीदार। तो ये खूट का मतलब क्या होता है? तो खूट का मतलब होता है परिवार। खूट का तात्पर्य क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है। और इनका जो युवा गृह है, जहां पे लड़के लड़कियां जो है प्रशिक्षण का कार्य करेंगे, उसे क्या कहा जाता है? तो गीति ओड़ा कहा जाता है। ये इनका जो युवा गृह है, जहां पे युवक युवतियां जो है प्रशिक्षण का कार्य करेंगे, उसे क्या कहा जाता है? गीति ओड़ा कहा जाता है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, रिजले ने इन मुंडा जनजाति को कितने गोत्रों में बांटा है? तो 340 गोत्रों में बांटा है। सारे गोत्र और उनके प्रतीक यानी टोटम को मैंने बता दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन था, तमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले मुंडा जनजाति को क्या कहा जाता है? तमाड़ी मुंडा कहा जाता है, और साथ ही साथ पातर मुंडा भी कहा जाता है। और यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। और इनका जो गांव होता है वहां पे 3 विशेष स्थल होते हैं। पहला क्या था? सरना स्थल, जहां पे ग्राम देवता निवास करेंगे, ये इनका धर्म स्थल हो गया। फिर अखड़ा था, यहाँ पे पंचायत बैठेगी और रात्रि में युवक युवतियां नाच गान करेंगे। और फिर तीसरा जो था शासन था, जो इनका कब्रगाह है, और यहाँ पे अपने पूर्वजों के याद में पत्थर शिलालेख रखेंगे, उसे क्या बोला जाएगा? शासन दिरी कहा जाएगा। और मुंडाओं द्वारा जो जमीन को यानी पेड़ पौधों को काट कर खेत बनाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? तो खूटकट्टी खेत कहा जाएगा। और इनके द्वारा जो बसाया गया गांव है उसे क्या कहा जाएगा? तो खुटकट्टी गांव कहा जाएगा। और ये जो कार्य करेंगे, जो खेत बना रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो खुटकट्टीदार कहा जाएगा। और खूट का मतलब क्या होता है? परिवार होता है। और इनका जो युवा गृह है, जहां पे युवक युवतियां जो है प्रशिक्षण करेंगे, वह क्या है? गीति ओड़ा है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग एकदम पूरी तरह रट जाएं कि इनका युवा गृह क्या है? गीति ओड़ा है।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके जो है विवाह प्रणाली को देखते हैं। इनका जो विवाह है वह अरंडी कहलाता है। याद रखिएगा, इनका जो विवाह है वह क्या कहला रहा है? अरंडी कहला रहा है। और इनमें जो विवाह प्रचलित है वह है राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह। तो ये सारे विवाह जो है इनमें प्रचलित हैं और इन सारे विवाहों को मैंने डिटेल में बताया है। जब पहला क्लास मैंने झारखंड के कला एवं संस्कृति का पहला क्लास लिया, उसमें झारखंड के जनजातियों का परिचय मैंने दिया है और वहाँ पे मैंने विवाह प्रणाली को बताया और ये सारे विवाहों को मैंने डिटेल में बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो इनमें जो है कौन सा विवाह हो गया प्रचलित? राजी खुशी, हरण, सेवा विवाह और हट विवाह। इसके अलावे सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है इनका? तो वह है आयोजित विवाह। इसमें माता पिता के खुशी से अगुआ की मदद से शादी किया जाता है, यही आयोजित विवाह है। सारे समाज को इसमें बुलाया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो ये जो है मुंडा जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। और ये जो विवाह संस्कार होता है उसका आरंभ दूतम दार से होता है। विवाह संस्कार का आरंभ जो है दूतम दार से हो रहा है। और ये दूतम दार कौन है? तो अगुआ है। यानी कि जो अगुआ होता है इनमें, शादी में अगुआ जो होता है वही दूतमदार कहलाता है। और विवाह का आरंभ इसी के जरिए होता है, दूतमदार के जरिए। इनमें जो है समगोत्रीय विवाह वर्जित है, यह प्रचलित नहीं है। इनमें समगोत्र में जो है विवाह नहीं होगा। इनमें विवाह जो है बहिर्गोत्र में होता है। याद रखिएगा, इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनमें विवाह जो होंगी वह बहिर्गोत्रीय होगी। इनमें विवाह जो हो रही है वही गोत्रीय हो रही है। याद रखिएगा ये चीज। और इनमें बहु विवाह को सामाजिक मान्यता है। यानी एक पुरुष जो है इनमें मान्यता है कि 3 शादियां कर सकते हैं। अगर वो तीसरी शादी करते हैं तो पहली जो है उनके घर में खाना उना बनाने के काम करेगी और दूसरी जो है बड़ों की सेवा करेगी और तीसरी जो है इनकी गृहस्थी संभालेगी, इनके साथ रहेगी। तो इनमें बहु विवाह का भी प्रचलन है। और विवाह मैंने बता ही दिया, विवाह अरंडी कहलाता है। और इनके शादी में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसे कुड़ी गोनोंग कहा जाता है या गोनोंग टका भी कहा जाता है। मैंने वधु मूल्य के बारे में पिछली क्लास में ही बताया। वधु मूल्य क्या होता है? यानी वर पक्ष द्वारा, वधु पक्ष यानी लड़के द्वारा, लड़के पक्ष द्वारा लड़की पक्ष को जो पैसा दिया जाएगा वही वधु मूल्य कहलाता है। यहाँ पे वर पक्ष द्वारा पैसा दिया जाता है तो वही वधु मूल्य कहलाता है। और वह वधु मूल्य कुड़ी गोनोंग कहलाता है या उसे गोनोंग टका भी कहा जाता है। अब इनमें तलाक भी का भी प्रचलन है। तलाक जो है मुंडा जनजाति में साकम चाड़ी कहलाता है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुंडा जनजाति में तलाक क्या कहलाता है? तो साकम चाड़ी कहलाता है। और इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है जो सगाई कहलाता है। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है। मुंडाओं का बारात बला कहा जाता है। मुंडा जो शादी के लिए बारात लेके जाएंगे उसे बला कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस समाज में रान को तुलसी दल का, याद रखिएगा, इस समाज में जो है रान को तुलसी दल या तुलसी पत्ता का दर्जा प्राप्त है। और हड़िया जिनका ये सेवन करते हैं उसको गंगा जल का दर्जा प्राप्त है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा मुंडा जनजाति में तुलसी दल क्या है? तो रान है। ऑप्शन में रान रहेगा, रान मारना है। फिर प्रश्न बनेगा कि मुंडा जनजाति में गंगा जल का दर्जा किसे प्राप्त है? तो वहां पे ऑप्शन रहेगा हड़िया। तो हड़िया को आप लोगों को सही मारना है। ये सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। जितना भी पूजा पाठ होगा उसमें ये दोनों को वो यूज करते हैं क्योंकि इस दोनों को वे लोग जो है सबसे जो है शुद्ध मानते हैं। बांस की बनी विशेष छतरी। अब यहाँ पे एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप सब नोट डाउन कीजिए कहीं की, क्योंकि ये कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत सारे बुकों को आप लोग छानिएगा तभी जाके ये सारे फैक्ट मिलेंगे। अभी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे फैक्ट। बांस की बनी विशेष छतरी का ये जो उपयोग करते हैं उसे चातोम कहा जाता है। ये जो मुंडा जनजाति है बांस का एक छतरी होगा जिसका यूज करेंगे वे, उसे जातोम कहा जाता है। और गंगू बांस, यह भी प्रश्न बनेगा, गंगू बांस से बने विशेष प्रकार की छतरी को क्या कहा जाता है? तो चुकुड़ी कहा जाता है। चुकुड़ी या चुकुड़ कहा जाता है।
तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए कि बांस के बने विशेष छतरी को क्या कहा जाता है, तो चातुम कहा जाता है, और गंगू बांस से बने विशेष छतरी को क्या कहा जाता है, तो चुकड़ी या चुकुड़ कहा जाता है। मुंडा जनजाति का मैं बता रहा हूं। अब जन्म से पूर्व बच्चों की सुरक्षा के लिए गारसी बोंगा की आराधना की जाती है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे जो जन्म होता है बच्चों का, उससे पहले उनकी सुरक्षा के लिए गारसी बोंगा का आराधना किया जा रहा है। और बच्चों का जो नामकरण, ये तो चलिए कि बच्चों का जन्म से पहले की सुरक्षा के लिए गारसी बोंगा का वो आराधना कर रहे हैं। जैसे बच्चा जो है जन्म लेगा तो सिंह बोंगा जो इनके देवता है उन्हें मुर्गा का, उजला मुर्गा का बलि दिया जाता है, ठीक है। और बच्चों के नामकरण को साकीन कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा का जन्म से पहले गारसी बोंगा का पूजा किए, फिर बच्चा जन्म ले लिया, उसके लिए क्या किए, सिंह बोंगा को उजले कबूतर का, उजले मुर्गा का जो है बलि दे दिए। अब बच्चा का जो नामकरण होगा उसे साकीन कहा जाएगा। और इनमें कर्ण भेदन अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये जो मुंडा जनजाति है इनमें कान छेदाई जो है अनिवार्य रूप से किया जाता है। और वह कहलाता क्या है, तो लुतुर तुकुई कहा जाता है उसे। मुंडा जनजाति में जो कर्ण भेदन होगा उसे लुतुर तुकुई कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनके प्रमुख पर्व को देखते हैं। ये लोग कौन से पर्व को मनाते हैं, तो माघे पर्व, फागो पर्व, सरहुल जिसे बापड़ भी कहा जाता है, होनवा, बतुली, करम, दसई, जोमनामा, इंद, सोहराय, रोआपुना, बुरु पर्व और जतरा, ये सारे पर्व जो है मुंडा जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। अब सोहराय में जो इनका एक पर्व है सोहराय, इनमें पशुओं की पूजा की जाती है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रश्न बनेगा मुंडा जनजाति में पशुओं की पूजा किस पर्व में की जाती है, तो सोहराय पर्व में की जाती है। यह याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इनका तो पर्व त्यौहार हो गया, पर्व त्यौहार ये मना लिए। अब फेस्टिवल में ये जो कपड़ा उपड़ा भी कुछ पहनेंगे, नए नवेले कपड़े पहनेंगे, तो पुरुषों द्वारा जो धारण किया जाएगा वस्त्र उसे बटोई या केरिया कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई या केरिया कहा जाएगा, और महिलाएं जो वस्त्र धारण करेगी उसे पड़ैया कहा जाएगा। पड़ैया याद रखिएगा, ये दोनों नाम, पुरुषों द्वारा बटोई या केरिया धारण किया जाएगा, महिलाओं द्वारा जो वस्त्र धारण किए जाएंगे उसे पड़ैया कहा जाता है। अब ये तो वस्त्र हो गए, इसके अलावे भी महिलाएं जो है कुछ न कुछ आभूषण पहनेगी, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। महिलाएं कान में जो आभूषण पहनती है उसे तरकी कहा जाता है। यानी कि कान में जो महिलाओं द्वारा आभूषण पहना जाएगा उसे क्या कहा जाता है, तरकी कहा जाता है। और गले में पहने जाने वाले आभूषण को, महिलाएं कान में तो पहन ली तरकी, ठीक है, अब गले में जो आभूषण पहनेगी उसे हंसली कहा जाता है। इनके द्वारा, महिलाओं द्वारा जो है लकड़ी की कंघी को, अब ये जो है बालों को झाड़ने के लिए लकड़ी की कंघी का यूज करेंगे जिसे नक्की कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा लकड़ी की कंघी का यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो नक्की कहा जाता है। इसके अलावा महिलाएं जो है गोदना भी गुदवाती हैं, तो महिलाओं द्वारा जो गोदना करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सांगा कहा जाता है। और इनकी गोदनाओं में एक खासियत होता है, इनका गोदना जो है एक वृत्त आकार का होता है, और जो वृत्त होता है वो कभी भी जो है समाप्त नहीं होता है, उनका जो सिरा है वो हमेशा खुला रहता है, यह याद रखिएगा। और ये गोदना जो है अपने से तो वो बनाएंगे नहीं, गोदना जो बनाएगी, गोदना बनाने वाली महिला को क्या कहा जाएगा, महोली कहा जाएगा। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुंडा जनजाति के लोग हैं उनका जो है व्यवसाय क्या है, तो कृषि और पशुपालन है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या है, तो कृषि और पशुपालन है। इनके बीच में एक लोक कथा भी प्रचलित है, तो इनका जो प्रसिद्ध लोक कथा है वह है सोसो बोंगा, ठीक। अब यहाँ पे एक और जो है लोक कथा के अनुसार फैक्ट है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि मुंडा लोक कथा के अनुसार पृथ्वी जब जलमग्न था, याद रखिएगा, पृथ्वी जब जलमग्न थी तो किस देवता ने, सिंहबोगा देवता ने ओतो दिसुम का निर्माण किया है। अब ये ओतो दिसुम क्या है इसे मैं बताता हूं।
पहले फिर से आप समझ लीजिए कि मुंडा लोक कथा के अनुसार जब सारी पृथ्वी जो है जलमग्न थी तब भगवान सिंह बोगा ने ओतो दिसुम का निर्माण किया। और ये ओतो दिसुम जो है पृथ्वी है। ओतो दिसुम का मतलब होता है पृथ्वी। ओतो दिसुम का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, पृथ्वी से है वो। अब इसके जो सर्वप्रमुख देवता है वह है सिंह बोगा। याद रखिएगा, ये जो मुंडा जनजाति है इनके सर्वप्रमुख देवता कौन है, सिंह बोगा है, जो सूर्य का प्रतीक जिसे माना जाता है। इसके अलावे भी कुछ देवता है, जैसे हाथू बोंगा, यह ग्राम देवता है। बुड़ू बोंगा, यह पहाड़ के देवता है। इकिर बोंगा, यह जल देवता है। और खूट हंकार या ओड़ा बोंगा, यह कुल देवता है इनके। इसके अलावे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद कर जाना है कि एक देवी है देसाउली। ये देवी का नाम है देसाउली, जो कि गांव की सबसे बड़ी देवी है। प्रश्न बनेगा मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी कौन है, तो देसाउली है। ठीक है, इसके अलावे भी कुछ देवता हैं, जैसे चांडी बोंगा, ओड़ा बोंगा और मड़ांग बुड़ू। ये सारे भी इनके देवताएं हैं। इन सभी देवताओं को खुश करने के लिए पाहन जो है सरना में पूजा पाठ करता है। कौन करता है, पाहन करता है। यानी इनका धार्मिक जो है प्रधान कौन हो गया, पाहन हो गया। और इनका जो धार्मिक स्थल है वो कौन हो गया, सरना हो गया। यानी इन जितने भी देवी देवताओं को मैंने बताया, इनको खुश करने के लिए पाहन कहाँ पे पूजा करेगा, सरना स्थल में पूजा करेगा। तो इनका पूजा स्थल क्या हो गया, सरना हो गया। इनका धार्मिक प्रधान कौन हो गया, पाहन हो गया। और इस पाहन की सहायता के लिए भी एक आदमी होगा जिसे क्या बोला जाएगा, पुजार या पनभड़ा कहा जाएगा। यानी पाहन का सहायक कौन होगा, पुजार या पनभड़ा। और इसके अलावे एक ग्रामीण पुजारी भी होगा इनका, जो डेहरी कहलाता है। इनका जो ग्रामीण पुजारी होगा वह क्या है, डेहरी है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है, तो डेहरी कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है, झाड़ फूक मैं बोल रहा हूं, तो उसे देवड़ा कहा जाता है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप लोगों के। आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ही बाकी है। अब जो है मुंडा जनजाति के मृत्यु संस्कार को हम लोग देख लेते हैं कि इनका मृत्यु संस्कार कैसा होता है। तो मृत्यु संस्कार में मुंडा समाज दाह एवं दफन दोनों का को अपनाते हैं। या याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति जो है इसमें अगर किसी की मृत्यु होती है, इस समाज में किसी की मृत्यु होती है, तो उसमें दाह एवं दफन दोनों की क्रिया को अपनाया जाता है। कब्र के पास एक लंबा पत्थर गाड़ा जाता है। इनमें जो कोई मर गया उसके लिए कब्र बनाई गई, उस कब्र के पास एक लंबा पत्थर गाड़ा जाएगा, लंबा पत्थर गाड़ा जाएगा, जिसे मोदिरी कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुंडा जनजाति में कब्र के पास जो एक लंबा पत्थर गाड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो मोदिरी कहा जाता है। और इनका जो शमशान होता है यानी कब्रिस्तान जो होता है उसे शासन कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मुंडा जनजाति में इसके कब्रगाह या शमशान को क्या कहा जाता है, तो शासन कहा जाता है। और शासन में प्रत्येक परिवार का पत्थर के टुकड़े का निशान होता है। यानी ये जो शासन होगा, यानी इनका जो कब्रिस्तान है, वहाँ हर एक परिवार का एक पत्थर का टुकड़ा होगा, निशान होता है वह, जिसे शासनदिरी कहा जाता है। यानी कि इनका जो शासन है यानी शमशान है, वहाँ प्रत्येक परिवार का एक निशान होगा पत्थर के टुकड़े के रूप में, जिसे शासनदिरी कहा जा रहा है। और यही जो शासनदिरी है, इसी पत्थर के नीचे जुगटोपा समारोह का आयोजन किया जाता है। ये जो शासनदिरी पत्थर है, इसके नीचे जुगटोपा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तथा यहीं पे जो है अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। जो भी लोग मरे हैं उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया होगी वो कहाँ की जाएगी, तो शासनदिरी के पास की जाएगी। और वह जो समारोह होगा उसका नाम क्या होगा, तो जुगटोपा समारोह होगा। और जो दाह संस्कार करते हैं वे मृतक की कुछ हड्डियों को चुनकर लाते हैं। यानी इस समाज में मुंडा जनजाति में जो लोग क्या कर रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, जो मृतक है उसके कुछ हड्डियों को इकट्ठा कर लाएंगे और शमशान में गाड़ते हैं, यानी शासन में गाड़ेंगे जाकर। और यह क्रिया जो है हड़गाड़ी कहलाता है, हड़गड़ी कहलाता है। याद रखिएगा, ये जो हड्डियों की गाड़ने की प्रथा है ये शासन में, उसे क्या कहा जाता है, हड़गड़ी कहा जाता है।
इनका एक रसोई घर, इनका जो देखिए पहले इनका घर के बारे में जानिए। नॉर्मली इनके घर में 2 कमरे होते हैं, एक इनका रहने का कमरा होगा और दूसरा इनका रसोई घर होगा। तो इनका जो रसोई घर होता है वह मांडी ओड़ा कहलाता है, यानी इनका जो रसोई घर है वह क्या कहला रहा है, मांडी ओड़ा कहला रहा है। और इसी मांडी ओड़ा में जो है एक भाग होता है जिसे आदिंग कहा जाता है। ये आदिंग क्या है इसे मैं समझाता हूं, बस ये जानिए अभी कि जो मांडी ओड़ा है यानी रसोई घर है, इसी में एक भाग होता है, एक कमरा है, रसोई घर है, उसी में एक छोटा सा भाग होगा जिसे आदिंग कहा जा रहा है। ये आदिंग क्या है, तो आदिंग का अर्थ होता है पितरों के आत्मा का निवास स्थल, यानी इनके जो भी पितर है यानी इनके जो पूर्वज है जो मर गए हैं उनके लिए एक निवास स्थल इनके रसोई घर में होता है। तो उसी को जो है आदिंग कहा जा रहा है। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं कि मुंडा जनजाति में दाह और दफन दोनों की क्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। और इनका जो कब्र होता है, इनके जो पूर्वजों का कब्र होगा वहां पे एक लंबा पत्थर गाड़ा जाएगा जिसे मोदेरी कहा जाएगा। और इनका जो शमशान होता है यानी कब्रिस्तान जो होगा वह शासन कहलाएगा। और ये शासन जो है यहाँ पे प्रत्येक परिवार का एक पत्थर का टुकड़ा होगा, जो निशानी इसकी होती है उसे शासन दिरी कहा जाता है। और इस पत्थर के नीचे सारे अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी। मृत्यु के बाद जो क्रिया की जाती है अंत्येष्टि क्रिया, वे सारे इसी पत्थर के नीचे होंगी। जो समारोह जुगटोपा समारोह कहलाता है, यानी वो जो समारोह है जुगटोपा समारोह कहला रहा है। और जो दाह संस्कार होता है उसमें मृतक के कुछ हड्डियों को इकट्ठा कर लाया जाता है शमशान में और वहां पे उसे गाड़ दिया जाता है, और यह प्रक्रिया हड़गड़ी कहलाती है। और इनका एक घर में जो है इनका जो निवास स्थल होता है वहाँ 2 कमरे होते हैं, एक इनका रहने का होगा शयन कक्ष और दूसरा इनका रसोई घर होगा जिसे मांडी ओड़ा कहा जा रहा है। और इसी मांडी ओड़ा में एक छोटा सा जो है स्थान होगा जो कि आदिंग होता है, और ये आदिंग जो है इनके पितरों की आत्मा का निवास स्थल है। तो आज के मुंडा जनजाति में यहीं तक आप लोगों की क्लास है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।